जय हिंद। आज जानते हैं व्याकरण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे भाषा के बारे में। देखिए व्याकरण क्या होता है। व्याकरण का अगर शाब्दिक अर्थ का बात करें, हम लोग इसको तोड़ते हैं वी जोड़ आ जोड़ करण, और इसका अर्थ हो जाता है भली भांति समझना। भली भांति समझना इसका अर्थ हो जाता है शाब्दिक अर्थ। अगर कहा जाए कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भली भांति समझना। अब देखते हैं परिभाषा इसका। मतलब देखिए इसका अगर कहें कि भली भांति समझना, तो अगर हम किसी भी भाषा को अगर भली भांति समझना चाहते हैं तो हमें उस भाषा का व्याकरण पढ़ना होगा। क्योंकि व्याकरण का ही अर्थ क्या होता है, भली भांति समझना। भली भांति मतलब अच्छी तरह से समझना। किसी भी भाषा का अगर हमें अच्छी तरह से ज्ञान चाहिए, संपूर्ण जानकारी चाहिए किसी भी भाषा का, और उस भाषा का हम शुद्ध अगर प्रयोग, लेखन और उच्चारण सीखना चाहते हैं, हमें उस भाषा का पहले व्याकरण हमें पढ़ना होगा। जैसे देखिए इसमें हम परिभाषा देखते हैं व्याकरण का। व्याकरण क्या है, एक तरह का पुस्तक ही है, या शास्त्र कह सकते हैं, किताब कह सकते हैं। तो व्याकरण वह पुस्तक है जिससे हमें किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण वह पुस्तक है जिससे हमें किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है ना। इसको सिंपली हम याद रख सकते हैं। मतलब व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह पुस्तक है जिससे हमें किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग का ज्ञान होता है। अगर पूरे हम व्याकरण को बांटने का बात करें तो पूरे व्याकरण को हम केवल 3 भागों में बांट सकते हैं। पूरे व्याकरण को हम 3 भागों में ही बांट सकते हैं, 3 खंडों में बांट सकते हैं, 3 विचारों में बांट सकते हैं। पहला है व्याकरण के अंग। मतलब व्याकरण के अंग इसको बांटते हैं तो व्याकरण का अंग जो है 3 अंग है। व्याकरण के अंग कितने हैं? 3 हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। जिसमें कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो वर्णों के शुद्ध उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्णों के शुद्ध उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। विचार का मतलब क्या हुआ, वर्ण मतलब अभी हम बताएंगे आगे। तो यहाँ विचार का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं किसी भी समस्या हो या किसी भी टॉपिक पर जैसे कहा जाता है विचार करना, तो यहाँ पर हम वर्ण के बारे में विचार करेंगे, वर्ण पर विचार करेंगे। मतलब इसमें जो है इस भाग में केवल वर्ण पर विचार किया जाएगा, वर्ण पर चर्चा किया जाएगा। और इसमें जैसे आपका शब्द विचार है तो इसमें शब्द का चर्चा किया जाएगा। तो वर्ण, शब्द और वाक्य तीनों का अगर चर्चा होगी अच्छी तरह से, पूरा व्याकरण खत्म हो जाएगा। जैसे कि शब्द विचार में क्या है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग का अध्ययन क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। और वाक्य विचार में क्या है, वाक्यों के शुद्ध उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग का अध्ययन क्या कहलाता है, वाक्य विचार कहलाता है। तो अभी हम क्या जानेंगे, मतलब देखिए व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भली भांति समझना। व्याकरण का परिभाषा क्या होगा, व्याकरण वह पुस्तक है जिससे हमें किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण को हम कितने भागों में बांटते हैं, व्याकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग का अध्ययन किया जाता है, और शब्द विचार में शब्दों का शुद्ध उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग का अध्ययन किया जाता है, और वाक्य विचार में वाक्यों का शुद्ध लेखन तथा प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार के बारे में जानते हैं आगे। या देखिए वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, डॉट डॉट, क, ख, डॉट डॉट इत्यादि, ये सब क्या है, वर्ण है। मतलब अ, आ, क, ख हम लोग जो भी बचपन में पढ़े हैं ना, ये सारा क्या है, वर्ण है। यही सभी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और ध्वनि क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि और वर्ण ये दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन अगर हम अपने मुख से उच्चारित कर रहे हैं वर्ण को तो वो ध्वनि हो जाता है, और अगर हम लिख रहे हैं केवल उसको तो वो क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है, वो वर्ण होता है। दोनों सेम है, और दोनों जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और सबसे छोटा अंग है। अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है, तो वो वर्ण होगा। वो क्या होगा, वर्ण होगा। अगर लिखित रहेगा तो वर्ण, और मौखिक है तो ध्वनि होगा। उसके बाद देखिए वर्ण के प्रकार तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में क्या आता है, अ, आ,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए ओ औ, टोटल 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। आगे हम स्वर वर्ण का चर्चा करेंगे विस्तार से। उसके बाद व्यंजन वर्ण देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इत्यादि, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। मतलब क ख ग घ अंग च छ ट ठ त थ, ये सब जो भी हम पढ़े हैं ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण कहते हैं किसको है? तो स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है। स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, मतलब स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, जबकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी होती है। स्वर वर्ण की सहायता लेनी होती है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं हो सकता है, जबकि स्वर वर्ण जो होता है स्वतः उच्चारित होता है। स्वर वर्ण में किसी भी वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। आगे हम जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण देखिए, स्वर वर्णों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आधार जो है मात्रा तथा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हैं। मात्रा तथा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, जो कि सबसे पहला स्वर है हरस स्वर। सबसे पहला क्या? हरस स्वर है। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा है पुलुत स्वर। हरस स्वर, दीर्घ स्वर और पुलित स्वर। हरस स्वर, दीर्घ स्वर, पुलित स्वर। अब हरस स्वर का ही कई सारा नाम है, जो कि आपका विपरार्थक शब्द में या पर्यायवाची शब्द में भी पूछ सकता है, और या ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। कोई दूसरा नाम ही दे देगा तो आप वहां क्या हो जाइएगा? कंफ्यूज हो जाइएगा। हरस स्वर, हरस स्वर में आपका हरस स्वर का ही नाम है लघु स्वर। लघु मतलब छोटा होता है, या उसी का दूसरा नाम लिख दिया छोटा स्वर। या एक मात्री स्वर। एक मात्री स्वर मतलब इसमें एक मात्रा होता है। मात्रा का मतलब जैसे देखिए ये लिख दिए, ये इसमें एक मात्रा है। जैसे इसमें ये ऊपर में रेप लगा देंगे, री लगा देंगे तो 2 मात्रा हो जाएगा। जैसे उ लिखे, अब इसी में लगा देंगे ये, तो ये 2 मात्रा हो जाएगा, इसमें 2 मात्रा हो जाएगा। इसीलिए मात्रा के आधार पर कहा जाता है। और कोई भी नाम है, जैसे कुमार है, तो कुमार में हम मात्रा गिन सकते हैं, कितना मात्रा है, आगे हम बताएंगे। केवल अब यहाँ स्वर देखते हैं। उसके बाद देखिए मूल स्वर इसको कहा जाता है। मूल स्वर केवल 4 ही है। इसी 4 से आगे जितने भी स्वर हैं सबका निर्माण हुआ है, क्योंकि देखिए यही आपका जो ई है, ये ई है, छोटी ई है, इसी में दूसरा मात्रा लगा दिया तो बड़ी ई बन गया। उ है और मात्रा लगा दिया तो बड़ी उ बन गया। उसके बाद अ है, अ में और एक मात्रा लगा दिया तो आ हो गया। मतलब अ और अ के मिलने से क्या बन जाता है? आ बन जाता है। संधि में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद ए है, ए भी जो बना है इसी से बना है। ई और अ सब से ही मिलके बना है। ई और अ से ही मिलके बना है। ये सब बना है, आय बना है, ओ बना है, अ बना है, सब यही 4 स्वर से ही बनता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ये आपका क्या है? मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूल स्वरों की संख्या आपका हो गया, मूल स्वर वर्णों की संख्या आपका 4 है। ई, छोटी ई, छोटी उ, अ और उसके बाद री। अब देखिए इसको हम ई कैसे बोलते हैं? ई क्योंकि ये कौन सा स्वर है? हरस स्वर है। कौन सा स्वर है? हरस स्वर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हरस्व ई। हरस्व ई। और जबकि उच्चारण में उसको लय मिलाने के लिए हर से ही बोल दिया जाता है। उसके बाद आपका हरस्व उ, क्योंकि ये कौन सा स्वर है? हरस स्वर है, तो यहाँ उ है। ये क्या है? उ है। और हरस स्वर है तो क्या हो जाएगा? हरस्व उ, हरस्व उ। और जबकि दूसरा वाला जाएगा दुर्घ उ, दीर्घ उ, दीर्घ उ। अब आपका ये दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब बड़ा स्वर, मतलब जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। या इसी को गुरु स्वर भी कहा जाता है। गुरु का मतलब बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ बड़ा हो गया। या द्विमात्री स्वर, इसमें 2 मात्रा होता है, द्विमात्री स्वर। उसके बाद संधि स्वर कहते हैं, मतलब इसका ये संधि हुआ है, क्योंकि इसी के दो स्वरों के मिलने से ये स्वर बना है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर में आपका आ गया दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ, आ, ए, ओ, औ, ये टोटल 7 हो गया। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। और हरस स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। या हम ये भी कह सकते हैं लघु स्वरों की संख्या 4 है। और बड़ा स्वर या द्विमात्री स्वर या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। पुलित स्वर किसे कहते हैं? पुलित स्वर का मतलब होता है कि जिस स्वर को लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है, मतलब कोई भी स्वर को अगर हम लंबे समय तक उच्चारित करते हैं तो वो पुलित स्वर में गिनती में आ जाता है। मतलब पुलित स्वर ये कोई मुख्य प्रकार नहीं है। इसी में से हम अगर किसी भी स्वर को अगर लंबे समय तक उच्चारित करेंगे तो वो पुलित स्वर में आ जाएगा। ऐसे एक आपका इसमें है ही ओम। ओम को जैसे पंडित जी सब बोलता है ओम, तो लंबे समय तक इसका उच्चारित किया जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है? पुलित स्वर हो जाता है। ये पुलित स्वर हो जाता है। देखिए मात्रा तथा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को
स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है, उसके बाद दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर है, और तीसरा है पुलित स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और अ और री। ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, अ और री। और उसके बाद आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या आता है? दीर्घ ई, दीर्घ उ, आ, ए, ओ, औ। 7 हो गया। अब याद करने का ट्रिक देख लीजिए कैसे हम कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ह्रस्व ई, हर सही बोलते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं? हर सही, दीर्घ ही। बचपन में पढ़े होंगे हर सही, दीर्घ ही, हर सहु, दीर्घ। ये कैसे बना है? इससे बना है, मतलब जैसे ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर में ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, ये दो को तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा, एक मात्रा होना चाहिए तो अ आ जाएगा, और री हो जाएगा। और री भी होता है, एक बड़ी री होता है, जो कि संस्कृत में उसका उपयोग होता है, बड़ी री होता है यहाँ, लेकिन ये छोटी री है। तो छोटी री हो गया क्योंकि ये क्या है? छोटा स्वर है। तो ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, अ और री, ये 4 हो गया आपका मूल स्वर, जिसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर है आपका दीर्घ ई, दीर्घ उ। दो को तो ऐसे याद रहेगा, दीर्घ स्वर है तो दीर्घ ई और दीर्घ उ, और द्वि मात्रा वाला है तो आ जाएगा आपका आ जाएगा। उसके बाद ए, ओ, औ हो गया, ए, ओ, औ पूरा है। उसका ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, आ, ए, ओ, औ। इस तरह सभी स्वर आपको याद रहेगा स्वर वर्णों पे। इसका आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।